गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है जबकजोत। चैप्टर 12 है और स्टैंडर्ड 10। ये जो है वो एक एकांकी है यानी कि नाटक है। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ फ्लेम है जो दीपक की तरह अपना कार्य इस देश को, इस दुनिया को, इस समाज को रोशन करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कारण से इस एकांकी का, इस नाटक का नाम भी दिया गया है जबकजोत। तो शुरू करते हैं। पर ये चैप्टर आपको मैं कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक नाटक होने के कारण से हर एक कैरेक्टर, हर एक पात्र को मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो धीरे धीरे करके शांति से समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे। ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है जबकजोत। सबसे पहले लेखक महोदय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्री कृष्ण जेठालाल शिद्राणी। जन्म भावनगर के अंदर आया, उमराड़ा नाम का गांव। दक्षिणामूर्ति, गुजरात विद्यापीठ और शांति निकेतन, जो राष्ट्र लेवल की सबसे बेहतरीन जो संस्था है उसके अंदर कार्य कर चुके हैं हमारे श्री कृष्ण जेठालाल शिद्राणी जी। कोडिया, पुनरपि, ये उसके काव्य संग्रह बने। वडलो, मूरना इंडा, पियो गोरी। और हाँ, पियो गोरी जो है उसमें से आज की एकांकी ली गई है। बच्चों के लिए जो इंस्पायर करे, देशभक्ति जगाए, ऐसे बाल नाटक बहुत खूबसूरत से उन्होंने लिखे हैं। और वही कारण है कि उसके पत्रकारित्व क्षेत्र को ध्यान में रखकर, उसके साहित्य एंड नाटक को ध्यान में रखकर रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक जो सबसे बेहतरीन अवार्ड है, पुरस्कार है, वो हमारे लेखक को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, भारत देश की आजादी के अंदर उस टाइम ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना रेडियो था। एक ही चीज थी जो गांधी जी को सपोर्ट के अंदर खड़ी थी और वो था लिटरेचर, साहित्य। गांधी जी ने सभी देशवासियों को एंड जितने भी लेखक कवि महोदय है उसको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ऐसा साहित्य की रचना करें जिससे सारे देश के लोग, छोटे बच्चे से लेकर जवान, सब लोग इस देशभक्ति के अंदर आगे बढ़े। और वही कार्य श्री कृष्ण जेठालाल शिद्राणी ने किया। और उसके नाटक के अंदर वो झलक, उसकी कविता के अंदर वो झलक हर जगह दिखाई देती है। आज का नाटक, आज की एकांकी में भी यही है कि एक छोटे से बच्चे को कुछ ऐसा समझ में आया और उसने ऐसा कार्य कर दिखाया कि उसने अपने पिता को भी मोटिवेट कर दिया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ये एकांकी हमें पुत्र और पिता, उसके बारे में संघर्ष बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये नाटक जिसके अंदर ये जो है वो पिक्चर समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से दिन के बारे में है, दैट इज 17 मई 1930 इज अ सैटरडे, शनिवार। यहां पर आप देख सकते हो 3 फ्लोर का ये घर है जिसके अंदर ये महोदय यानी कि सर अमल देरासरी, जो कि ब्रिटिश शासन के अंदर एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति है। उसका 3 मंजिला बड़ा सा खूबसूरत सा बंगलो है और ये बंगलो है सर अमर देरासरी। ये उसके जो बंगलो है उसके ऊपर जो नेशनल फ्लैग फहरा रहा है, ये जो है उसको अलग अलग नाम से हमारे इस एकांक में इस्तेमाल किया है। दैट इज राष्ट्रध्वज, झंडो, वावटो, तिरंगो एंड ध्वजा। समय है रात के 8 बजे एंड नाटक के अंदर अलग अलग पात्र को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया, दैट इज ये है सर अमल देरासरी जी, उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम है मैना बहन, और उन दोनों के 2 पुत्र यानी कि संतान है, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़का है उसका नाम है दीपक और लड़की का नाम है उर्मी। आज जो दीपक है उसको सर पे चोट लगी है, उसके कारण से वो सो रहा है, उसका ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर साहब। साथ साथ में ये सर अमल देरासरी को मिलने के लिए आए हैं पुलिस ऊपरी अधिकारी जिसका नाम है नंदराय जी। घर के अंदर एक नौकर है जिसका नाम है रामू और उसका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है, उसका नाम है सुंदर। ये जो दोनों कैरेक्टर है सिर्फ नाम मात्र के आते हैं, जबकि ये सारे लोग हैं वो यहाँ पर डायलॉग बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पात्र की जानकारी। अब हम
वो जो स्थल है, वो जगह है, उसके बारे में जानकारी ले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा दिन, दैट इज 17 मई 1913, राइट। रात है अंधारी, गाम देवी के रास्ता के अंदर सर अमल देरासरी जो है, उसका बंगलो जो है वो है 3rd फ्लोर, और वहां पर 3rd फ्लोर पे हमारा दीपक जो है वो सो रहा है, बड़ा सा ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं दीवान खानू उसमें। ठीक है, अब जरा ध्यान से याद रखेंगे, सामने की जो दिशा होती है उसको कहेंगे पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, जो मेरा राइट हैंड साइड होता है दैट इज दक्षिण, एंड दैट इज उत्तर। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर सबसे सेंटर में क्या है, तो कांच का झूमर है, વીજળીના ગોળાઓ સળગી રહ્યા છે उसके अंदर। उत्तर दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर दो दीवारें हैं। ठीक है, और वो जो दीवार है उसके अंदर गेट है, आप इधर जाओगे तो भी एक गेट में प्रवेश करोगे और वहां पर एक कमरा है, इधर जाओगे वहां पर भी एक कमरा है। तो इस तरह से उत्तर અને દક્ષિણ દિશા દિવાલની અંદર ઓરડાઓમાં જવા માટે સામ સામા આમને સામને દરવાजे यानी बारणे हैं। पूर्व दिशा जो सामने की साइड में है, वहां पर एक बड़ी सी टेरेस यानी कि अगाशी है, वहां पर जाने के लिए दरवाजा है। और अगाशी के अंदर आप देखोगे वहां पर, तो वहां पर बागीचे के अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां भी है। अगर बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम की साइड के अंदर खूबसूरत सी बालकनी है, बालकनी को कहा जाएगा जरूखो बालकनी। ठीक है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में समझ में आ गया। नाउ अब बात करेंगे इस कमरे के बारे में। ओरडा की जो लादी जिसको हम कहते हैं टाइल्स, उसके ऊपर कश्मीरी गलीचा बहुत ही कॉस्टली होता है, वो कारपेट बिछाई हुई है। कॉर्नर के अंदर एक स्टैंड है, उसको कहेंगे घोड़ी। एक स्टैंड के ऊपर ग्रीक का एक पुतला, पुतला को बोलेंगे स्टेच्यू। तो एक स्टैंड है और उसके ऊपर एक ग्रीक का पुतला है। भीत का मतलब होता है दीवार है, जो दीवार है उसके अंदर जैसे जैसे शेल्फ होते हैं उसको कहते हैं अढेली। वहां पर रेड कलर का मखमल का एक सोफा है, दीवार को टच कर रेड कलर यानी कि लाल कलर नो मलमल यानी कि वेलवेट का एक सोफा लगा हुआ है। बीच में एक बड़ा सा टेबल है और उसके ऊपर एक पित्तल का फूलदान है यानी कि फ्लावर वाज है, और उसके अंदर दो टाइप के फूल है, एक है गलगोटा यानी मैरीगोल्ड और एक है जासूद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेंटर के अंदर एक सेंटर टेबल जिसको कहते हैं टेबल, मोटू टेबल, और उसके ऊपर पित्तल की पीले कलर की होती है ना, पित्तल की एक मेटल है पित्तल, तो पित्तल के अंदर फूलदान, गलगोटा एंड जासूद। थोड़ा सा जासूद है वो करमाया हुआ मुरझाया हुआ फ्लावर है। बगीचे में से, बालकनी में से, उधर की साइड बगीचा है, तो वहां से जब पवन आता है तो इधर की साइड चला जाता है, तो बगीचे में से बहुत ही खूबसूरत सा पवन अच्छी सी स्मेल के साथ आता है और पश्चिम का जरूखा के अंदर से धीरे 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 गति करते हुए चला जाता है। ठीक है, तो आपके सामने एक इमेजिनेशन खड़ी हो जानी चाहिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दीवार में क्या है एंड सेंटर टेबल पे क्या है। क्लियर हो गया। नाउ अब बात करेंगे दीवारों के ऊपर। दीवार के ऊपर बड़े बड़े गवर्नर साहब जो है, क्योंकि ये जो है सर अमल देरासरी का घर है, एंड वो थे तो इंडियन पर काम कर रहे हैं ब्रिटिशर के अंदर, एंड उसके अंदर रहकर बहुत ही लॉयल तरीके से, ईमानदारी से उसने काम किया था। उसके कारण से उसको एक बहुत बड़ा पद यानी पोस्ट दिया है, वो पोस्ट का नाम है वाइस रॉय का, है ना। तो नाइटहुड वाइस रॉय का उसको पद दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि दीवारों के ऊपर वाइस रॉय एंड बड़े बड़े गवर्नरों के छवि यानी कि फोटोग्राफ्स लगे हैं। पश्चिम की साइड के जो दीवार है वहां पर महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी क्वीन है, उसका एक लंबा सा रेड कलर का जो जब्बा पहने हुए एक फोटोग्राफ है, उसके बाजू में छोटे छोटे राजा महाराजा के तेल चित्र है यानी कि ऑयल पेंटिंग किए हुए चित्र है। नीचे के साइड के अंदर यानी कि रानी जो है उसके नीचे एक जो शेल्फ लगा है, वहां पर गोल्डन फ्रेम से लगा हुआ नाइटहुड का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं इनकलाब खत लगाया हुआ है, और उसके ऊपर थोड़ी बिजली यानी कि लैंप लगाया है ताकि उसकी शाइनिंग दिखती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम के साइड के अंदर जो जरूखा है यानी कि बालकनी है, उसके बाजू में एक पलंग है जिसको हम कहेंगे बेड,
और उसके अंदर सोया हुआ है 8 साल का लड़का जिसका नाम है दीपक। उसको अभी भयंकर बुखार यानी कि ताव के कारण से गर्म है। उसके माथे के ऊपर अर्धा कपाड़ यानी कि आधा, फोरहेड को कपाड़ बोलेंगे, वहां पर कपाड़ के ऊपर ढका हुआ सफेद पट्टा है और पट्टे के अंदर खून के यानी कि लोहे के दाग लगे हुए हैं। वचला उघाड़ा भागमा कान के पास में से सुनहरे से बाल, उसकी थोड़ी सी जो लट है वो इधर से उधर बह रही है, हिल रही है, यानी व्हाइट कलर का जो है वो है पट्टा, ऊपर थोड़े से बाल है और जो पट्टा है उसके अंदर खून के दाग है। तो ये जो है यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि उसका जो फेज है और ये जो पट्टा है वो कहीं ना कहीं नेशनल फ्लैग के साथ कंपैरिजन किया है। ठीक है, ये बात याद रखेगा। और वो सो रहा है अपने बेड के अंदर, सुनहरे से बाल, उसकी लट धीरे धीरे करके हिल रही है हवा के अंदर। दीपक की माता जिसका नाम है मैना बहन। अच्छा, एक बार और नोट करिए, पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी जगह पर मैना बहन और कहीं पर मोना बहन लिखा गया है। इज द राइट आंसर इज मैना बहन, उसको करेक्ट करिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दीपक की माता जिसका नाम है मैना बहन, वो दीपक का जो पिलो है यानी कि ओशिका को पिलो बोलेंगे, उसके पास में ही खड़ी है। दीपक की बिड़ायली मतलब आंख बंद है उसको बिड़ायली कहते हैं। पोपचा, आंखें के ऊपर की जो स्किन होती है उसको पोपचा कहते हैं। आंख उसकी बंद है तो उसको बस कंटिन्यूस देखे जा रही है, देखे जा रही है। और उसके बाजू में खड़ी है उदास चेहरे के साथ, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है म्लान वदने, म्लान बोले तो उदास और वदन का बोले तो फेस, उदास फेस के साथ खड़ी हुई है। उसकी बड़ी बहन 1 साल बड़ी है, 9 साल की है, उसका नाम है उर्मी। तो उर्मी 9 साल की है और इससे छोटा भाई है उसका नाम है दीपक। दीपकनी 9 वर्षनी बहन उर्मी पिलो के थोड़े से पीछे के साइड में खड़ी है। अगर आंख खोलेंगे तो उसको उर्मी नहीं दिखाई देगी, उसकी मम्मी दिखाई देगी क्योंकि वो पिलो के पीछे के साइड में खड़ी है। ठीक है, भाई ना मोढ़ा तरफ यानी पीछे की साइड से खड़ी खड़ी भी वो अपने छोटे भाई का फेस कंटिन्यू एक ही टच कंटिन्यूस देख रही है। और आसपास में कुर्सी के अंदर कौन बैठे हैं, तो दीपक के पिता जिसका नाम है अमल देरासरी जी, डॉक्टर साहब खड़े हैं एंड पुलिस ऊपरी अधिकारी जिसका नाम है नंदराय जी। ये 3 बड़े लोग हैं और एक है माता जिसका नाम मैना बहन है। 2 छोटे लोग हैं जिसमें 9 साल की बेटी उर्मी और सो रहा है दीपक। अन्य लोग वो चिंता टेंशन में व्याकुल इधर से उधर बैठे हुए हैं। जो ये कमरा है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब हमारा ड्रामा शुरू हो रहा है। आप सोचोगे इतना सारा डिटेलिंग में क्यों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। एक बार सुनो पर दिमाग में सेट हो गया, फिर आपको वापस से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी बार हस्त घड़ी यानी कि जो रिस्ट वॉच है ना, उसको हम हस्त घड़ी कहते हैं, उसकी ओर डॉक्टर साहब खड़े होते हैं, देखते हैं। दीपक ना कोशिका निपास से जाए यानी कि पिलो के पास जाते हैं और वहां पर जो डॉक्टर साहब, देखो हमने क्या किया आपके लिए, जो भी कैरेक्टर का डायलॉग आएगा इस स्लाइड के अंदर उसका फोटोग्राफ आपको दिखाई देगा ताकि आपको उसके डायलॉग भी अच्छी तरह से याद रह सके। देखो डॉक्टर महोदय आपके सामने खड़े हैं स्माइलिंग फेस के साथ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैना बहन थर्मोमीटर જોઈ લો તો જરા। मैना बहन દીપકની બગલમાં यानी इधर બગલમાંથી થર્મોમીટર કાઢે છે અને ડોક્ટરને આપે છે। ડોક્ટર લે છે અને પછી ફિક્કા ઉદાસ ચહેરા સાથે ડોક્ટર સામે જોઈ રહે છે। मैना बहन કહે છે ઉર્મી, उर्मी तो અહીં જ છે बेटा, तू શું કરે છે। इस तरह से यहाँ पर ये जो सारी बातें हैं वो मैं समझने जा। સૌ ડોક્ટર સામે આંખો મંડાય છે, તાવ તો વધતો જ જાય છે। ડોક્ટરના મોં પર ફરીથી તેજ ઉચાટ દેખાય છે। સર અમલ દેરાસરી જે દીપકના પિતાજી છે તે થોડા સુક્કા અવાજે પૂછે છે કેટલો ભાઈ। डॉक्टर कहे छे 4। यहाँ पर सिर्फ 4 का मतलब सिर्फ 4 नहीं है, दैट इज 104 है ना, ये बहुत ज्यादा ही बुखार है उसके अंदर। सब एक ही टशे एक साथ बोलते हैं शू 4। डॉक्टर कहे हाँ, बर्फ મૂકવાની જરૂર છે पर माथाનો જે घाव, इसको यहां पर यानी कि फोरहेड पे घाव लगा हुआ है और यहां पर इतना गहरा घाव है कि यहां पर पट्टी, ज्यादातर हमें जब बुखार आता है
तो हमारी मम्मी जो है वो ज्यादातर हमें यहाँ पर पट्टी लगा देती है और वो ज्यादातर नमक में या फिर बर्फ में भिगो कर लगाते हैं ताकि बुखार शांत हो जाए। पर यहाँ पर घाव ही इतना भयंकर है जो वहां पर पट्टी नहीं रख सकते हैं। इसके कारण से यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, बर्फ મૂકવાની જરૂર છે પણ માથાનો ઘાવ એટલો ઊંડો છે કે મુકાય કેમ? सर अमल देरासरी निशासो મૂકે છે। जब थक जाते हैं, हार जाते हैं तो उसको निश्वास कहते हैं। दुख की अनुभूति यहाँ पर बताई जाती है। डॉक्टर नीचा नमी અને ડોક્ટર દીપકના માથે હાથ લે છે। દીપક, દીપક, હવે તને કેમ લાગે છે? માથું દુખે છે? એ સમયે દીપકની માતા મેનાબહેન કહે છે કે દીપકના કાન પાસે જઈ નમી અને પછી પૂછે છે, બેટા દીપક, ડોક્ટર કાકા પૂછે છે કે હવે તને કેમ છે? માથું દુખતું મટી ગયું બેટા? દીપક ધીમેથી આંખ ખોલે છે। બા, માથું તો દુખે છે પણ મને હવે ઠીક છે। અને પછી દીપક ફરીથી આંખો મીચી દે છે, ક્ષણવારે ફરી ઉઘાડે છે અને વળી પાછી માતાને દીપક પૂછે છે કે બા, બહેન, મોટી બહેન ઉર્મીને બોલાવ ને। અને આમ દીપકની આ વાત આપણે नेक्स्ट चैप्टर में आगे कंटिन्यू करशु। सेकंड पार्ट में वापस से हम मिलते हैं और वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी के अंदर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम के काफी सारे बच्चे सेकंड लैंग्वेज गुजराती पढ़ रहे हैं और वही कारण है कि हिंदी में एक्सप्लेन करने से हो सकता है एटलीस्ट आपको गुजराती ना समझ में आए पर हिंदी के माध्यम से ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपके लिए इजी बनेगा। सो आप कुछ तो लिख पाओगे, कुछ तो समझ पाओगे और वही इरादा होने के कारण से हम हमेशा गुजराती का ये चैप्टर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इजीली इसके मार्क्स स्कोर कर सको। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट ज़बक ज़ोत के अंदर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।